हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। इससे पहले हम लोग इंडियन जियोग्राफी जो उसके एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग इसका सेट 1 डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तिरवा क्लासेस को ज्वाइन करें, वहाँ आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कोई डाउट यदि आपको है तो हमारे इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करके आप हमको डीएम कीजिए, हम आपका उत्तर देंगे। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल है tirwaclasses@gmail.com। इस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो हैं ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज फॉर्म में हैं और सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। पिछले कुछ जो एग्जाम हुए हैं उनसे क्वेश्चन ये लिए गए हैं, तो क्वेश्चन आपको इग्नोर नहीं करना है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हो सके तो आप इसके नोट्स अवश्य बनाएं। तो चलिए बिना देर के बाद शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के बाधित होने का मुख्य प्राकृतिक कारण क्या है। देखिए, प्राकृतिक कारण पूछा गया है और सड़क बाधित होने पहाड़ी क्षेत्रों में, तो सबसे जो तगड़ा कारण है वो है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। इससे क्या होता है, ये एक प्राकृतिक कारण है। जब बारिश होती है, ठीक है, जब पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है तो वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो धंसने लगती है या फिर खिसकने लगती है। इससे क्या होता है, भूस्खलन कहते हैं, और ये सड़क पे आ जाती है। ठीक है, जब ये सड़क पे आ जाती है तो क्या होता है, जो हमारे वाहन है उनका अवरोध हो जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, कुछ इस प्रकार से जो है लैंडस्लाइड टाइप होती हैं, कुछ प्रकार जैसे फ्लो जो ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे थी लेकिन खिसक के थोड़ा मूव कर रही है, मूव करके दूसरे स्थान पे आ गई, या फिर धीरे धीरे टूट जाना उनका। उसके अलावा खिसकना और मूव कर जाना, इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पे बारिश हुई और बारिश होने के कारण जो मिट्टी है वो बह के सड़क पे आ गई। तो इससे क्या होगा, जो सड़क मार्ग यातायात है वो बाधित हो जाएगा, या फिर अचानक से मिट्टी का गिर जाना, पर्वतों का गिर जाना, ये भी एक प्रकार की जो है लैंडस्लाइड है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अफ्रीका देशों में कौन सा देश स्थल सीमा नहीं बनाता है। स्थल सीमा यानी लैंडलॉक कंट्री कौन सी इसमें नहीं है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री होती क्या है, तो ये सबसे पहले जानते हैं कि जो ऐसा देश, ठीक है, ऐसा देश जो किसकी सीमा जो है चारों तरफ से जमीन से मिलती हो, जो है आसपास को देश घेरे हुए हैं और उसकी जो सीमा है वो समुद्र से ना मिले। तो देखते हैं, पहले देखिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लें, जाम्बिया, युगांडा, अंगोला, जिम्बाब्वे। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग नजर डालें जाम्बिया पे। तो देखिए जाम्बिया ये, और ये आपका लैंडलॉक कंट्री है। इसके बाद जिम्बाब्वे, इसके ठीक नीचे जिम्बाब्वे है, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। और तीसरा हमारा था युगांडा। ठीक है, युगांडा भी एक लैंडलॉक है, लेकिन जो अंगोला है, ठीक है, अंगोला, ये आपका अंगोला है और ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सीमा है ये समुद्र से मिल रही है, तो ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी इसका सही आंसर होगा, अंगोला। ये स्थल सीमा नहीं बनाता, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, टाइफून आता है। देखिए टाइफून एक प्रकार का क्या है, तूफान है। ठीक है, एक प्रकार का तूफान है, और ये तूफान आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चक्रवात है। टाइफून चक्रवात कह सकते हैं, तूफान कह सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी भी एग्जाम में पूछ देते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये अब याद होना अति आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी एरिया से पूछे जाते हैं कि टाइफून क्या है, या फिर अन्य प्रकार के जैसे विली विली हो गया, हरिकेन हो गया, टोर्नेडो, साइक्लोन, ये आप पूछ देते हैं कि ये कहाँ पे आते हैं। तो देखिए टाइफून आते हैं, तो टाइफून सबसे पहले आते कहाँ हैं, तो चीन और जापान समुद्र, चीन एंड जापान सी में ये आते हैं। तो इसका पहले डी आंसर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। टाइफून कहाँ आते हैं, तो चीन और जापान के शहर, जापान जो देश है यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा कुछ फेमस जो है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे बिली विली, विली विली ये कहाँ आता है, तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये आते हैं। इसके अलावा हरिकेन, हरिकेन से आप कंफ्यूज मत हो कि ये भारत में आते हैं, लेकिन ये भारत में नहीं आते, ये कनाडा, यूएसए और आपका क्या है कैरेबियन सी यानी भूमध्य सागर, यहाँ पर ये आते हैं। क्या आते हैं, हरिकेन।
आगे बात करते हैं टाइफून की। टाइफून ये कहाँ आते हैं? तो ये फिलीपींस, प्रशांत महासागर, जापान और चीन में आते हैं ये। अब बात करते हैं साइक्लोन की। साइक्लोन तो ये कहाँ आते हैं? ये आपके साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। और टोर्नेडो ये कहाँ आते हैं? तो ये आपके वेस्ट अफ्रीका में आते हैं, ठीक है। क्लियर है आपका ये? आगे क्वेश्चन देखें। और पिछले का सही आंसर क्या था हमारा? सही आंसर था हमारा डी, चाइना एंड जापान सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने नवंबर 2007 में बांग्लादेश को तबाह कर दिया था? देखिए चक्रवात से ही जुड़ा अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस चक्रवात ने 2007 में बांग्लादेश को तबाह कर दिया था। मतलब काफ़ी ज़्यादा तूफान आया था जिससे जो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था और काफ़ी लोग मारे भी गए थे। तो सही आंसर क्या हमारा? सी इसका सही आंसर है, सीडर। सी इसका सही आंसर है, सीडर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मिट्टी के संरक्षण की विधि जिसमें पत्थर, घास, मिट्टी का उपयोग कंट्रोल के लिए, अवरोधों का निर्माण बनाने के लिए किया जाता है और पानी इकट्ठा करने के लिए बाधाओं के सामने खाइयां बनाई जाती हैं, इसका क्या है ये? तो देखिए इसका सही आंसर है कंटूर बैरियर। 20 का सही आंसर है। देखिए कुछ इस प्रकार से कंटूर बैरियर बनाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इसमें क्या होता है? पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है और पानी रुकता है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे कुछ बना दिए जाते हैं जिसको थोड़ा सा, जिससे पानी रुक जाए और धीमे, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो नीचे आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि मृदा का ज़्यादा इरोजन भी नहीं होता है और जो मृदा है ये फर्टाइल बनी रहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा, ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। गीली घास क्या होता है? देखिए जो घास होती है इसको गीला कर लिया जाता है, ठीक है, गीला कर लिया गया और उसके बाद हमारे जो वेजिटेबल होते हैं इसको रख दिया जाता है जिससे क्या होता है ख़राब नहीं होते हैं और इसके अलावा मृदा जो है इससे भी फर्टाइल बनी रहती है। रॉक डैम में क्या होता है? तो जैसे हमारी मिट्टी है इसके चारों तरफ पत्थर बांध दिए जाते हैं, ठीक है, चारों तरफ पत्थर बांध दिए, पत्थरों से बांध दिया। और क्या होता है जब बारिश होती है तो जो मिट्टी होती है उसका जो पानी है बाहर नहीं जाता है, अंदर रहता है, इससे मृदा इरोजन कम होता है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन। विश्व में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का प्रतिशत कितना है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का प्रतिशत है 6 से 7%, ठीक है, 6 से 7% उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर होगा 7%, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं बारिश की, तो यहाँ पे बारिश होती है 175 से 300 मीटर तक, 300 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश हो जाती है और इसका औसत टेम्परेचर यहाँ पे रहता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे औसत डिग्री कितने, औसत टेम्परेचर कितना रहता है? तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका औसत टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पे बात करते हैं अकेले तो यहाँ पे 50, पूरे विश्व की 50% से भी अधिक जो है क्या पाई जाती हैं? स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है, स्पीसीज पाई जाती हैं। और यही जो है सबसे लॉन्गेस्ट रेन फॉरेस्ट कौन सा हमारा जो है रेन फॉरेस्ट है वो है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील पाई जाती, ब्राज़ील है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। ग्वादर पोर्ट चीन द्वारा विकसित संचालित एक गहरा समुद्री बंदरगाह है, ये किस देश में आता है? तो क्वेश्चन का सार ये है कि ग्वादर जो पोर्ट है, ग्वादर बंदरगाह, ये कहाँ पे आता है, किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में ये स्थित है। और पाकिस्तान के किस में? बलूचिस्तान में, ठीक है। ग्वादर पोर्ट ये रहा आपका ग्वादर पोर्ट, ठीक है, बलूचिस्तान में स्थित है। और इसको विकसित कौन कर रहा है? चीन इसको विकसित कर रहा है, पाकिस्तान में ये स्थित है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से देखते हैं, ये है आपका ग्वादर पोर्ट, ठीक है, और इसको जो चाइना है इसको डेवलप कर रहा है। इसके हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा और बात करें इसके बारे में। देखिए जो ग्वादर पोर्ट है ये पाकिस्तान ने खरीदा था, किससे खरीदा था? तो ओमान से खरीदा था, ठीक है, ओमान से खरीदा था ये 1958 में। और ये कहाँ स्थित है? चरवा, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है आपका यहीं पे एक पोर्ट इंपॉर्टेंट है जो ईरान में आता है आपका, ठीक है, चाबराहा पोर्ट। तो ये गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट है, तो डार्क कॉन्टिनेंट क्या है? अफ्रीका। देखिए मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा क्यों है, इसको डार्क कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, शायद यहाँ के लोग काले हैं इसलिए बोलते हैं। लेकिन अगर आप रंग के बेसिस पे यदि किसी आपको डार्क बोल देंगे, डार्क कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट को डार्क बोल देंगे तो ये बात गलत है। तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आया भी है इसलिए मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ कि डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं, ठीक है, अफ्रीका को कहते हैं। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा जो महाद्वीप है जहाँ पे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा
तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 0 डिग्री जो GMT है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये भी आपकी गुजरती है कहाँ से, अफ्रीका से। तो तीनों, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका से ये गुजरती हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। और यदि इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जैसे आपका एक और है लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। और किलिमंजारो पर्वत, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सहारा यहाँ पे है, सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, सहारा रेगिस्तान, ये भी आपका अफ्रीका में है। इसके अलावा जैसे कलाहारी डेजर्ट, कलाहारी रेगिस्तान, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी चर्चा में रहता है कलाहारी। इसके अलावा नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, वो भी आपकी अफ्रीका में है। देखिए ये है आपका अफ्रीका। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहा जाता है, जिसको कहा जाता है एयर करंट, ठीक है, एयर करंट कहा जाता है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को, वर्टिकल स्पीड को वायु की धारा, एयर कंट्रोल कहा जाए। इसके अलावा जो मूविंग एयर होती है हमारी, मूविंग एयर, उसको कहा जाता है विंड, मूविंग एयर को विंड कहा जाता है। चलिए वहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि बाधित नहीं, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री आपको बताना है। कौन से क्वेश्चन हमारा, अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, कौन सा भूमि बाधित देश है, तो देखते हैं। और इसमें क्या है, नीचे दिए कोड में सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो देखते, सबसे पहले मैप देखें तो क्या था हमारा, ऑप्शन क्या थे, अफगानिस्तान, स्विट्जरलैंड, मलेशिया और हंगरी। तो देखें सबसे पहले अगर बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान हमारा ये है, ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान है और ये एक लैंडलॉक कंट्री है, तो ये भी एक सही होगा। स्विट्जरलैंड, तो ये भी लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, समुद्र की सीमा आसपास नहीं है, तो ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके बाद आती है मलेशिया, तो देखिए मलेशिया ये है और ये समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, मलेशिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसके बाद आता है हंगरी, तो सॉरी मैप छोटा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो हंगरी है ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो क्या क्या होगा हमारा, अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री, हंगरी भी है और स्विट्जरलैंड भी है। तो 1 2 4 ये इसका सही आंसर होगा, 1 2 4 कौन सा होगा हमारा, डी इसका सही आंसर होगा, 1 2 4। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र कौन सा है, तो इनमें से सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र है लंदन, ठीक है, जो मेल्डर ट्रेडिंग सेंटर है सबसे बड़ा वो लंदन है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी इसका सही आंसर होगा, बस आपको याद रखना है, इसका कोई और नहीं है। आगे देखते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र भारी वर्षा के लिए जाने जाते हैं, तो किस, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है, पहले आप उसको देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो और क्या बात करते हैं, भारी वर्षा, तो कहाँ पे बारिश का सबसे ज़्यादा करते हैं, सर्दियों में, बाद में सर्दियों में सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं। और क्या होता है सर्दियों में बारिश करने का कारण, तो वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, इसके कारण सर्दियों में बारिश होती है भारत में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भूमध्य सागर में क्या होता है, भूमध्य सागर से जो एयर होती है या बादल होते हैं ऊपर की ओर जब उठते हैं, ठीक है, ऊपर की उठते हैं, तो यहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, और ये टर्की में जब पहुँचते हैं तो वहाँ से मुड़ जाते हैं और भारत की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि भारत में क्या होता है, लो प्रेशर, भारत में सर्दियों में लो प्रेशर होता है, तो ये, और यहाँ पे होता है हाई प्रेशर। तो आपको पता है जो वायु होती है या फिर जो मानसून होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो इससे जो ये एयर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की धाराएं हैं ये भारत की ओर चलती हैं और सर्दियों में यहाँ पे बारिश होती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा, सर्दियों में। देखिए ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। यहाँ पे क्या होता है, भूमध्य सागर में जब ये धाराएं बनती हैं तो ऊपर टर्की में प्रवेश करती हैं, ठीक है, टर्की से जब ऊपर प्रवेश करती हैं यहाँ पे होता है हाई प्रेशर और भारत में होता है लो प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये धाराएं इधर की ओर मुड़ जाती हैं, पर्वतों से टकरा के यहाँ भारत की ओर मुड़ जाती हैं, और नई दिल्ली में, भारत की राजधानी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर भारत है बेसिकली, ये कहते हैं कि उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश करती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखें क्वेश्चन आप लोग। यूरोप के किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन,
किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। ए इसका सही आंसर है, नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें रात के 12 बजे भी सन दिख जाता है, ठीक है, रात के 12 बजे भी आपको सूर्य देवता के दर्शन हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ए इसका सही आंसर होगा। और यदि हम लोग बात करते हैं फिनलैंड की, तो इसको क्या जाता है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक उसका नाम है, ठीक है, फिनलैंड का। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। यूरोप में आलू की खेती किसने शुरू की थी, किस देश ने शुरू की, यूरोप में आलू की खेती। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा स्पेनिश। स्पेनिश जो थे इन्होंने आलू खेती शुरू की थी यूरोप में। और यदि पुर्तगाली, ये पुर्तगाली कौन थे, ये बहुत परम थे, क्योंकि ये क्या, ये बाद में तम्बाकू लेकर आए थे। जो भारत का नसाज तम्बाकू के नशे में चूर है, तो इसका श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। जब पुर्तगाली आए थे तो अपने साथ तम्बाकू लेके आए थे, तब भारतवासी सबसे पहले तम्बाकू से इंट्रोड्यूस हुए थे और वहाँ से तम्बाकू की लत लग गई। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर होगा हमारा स्पेनिश। आलू की खेती किसने लाए थे सबसे पहले यूरोप में, तो स्पेनिश लाए थे। चलिए आगे देखो क्वेश्चन हम लोग अब। निम्न में से किस देश को यूरेनियम शहर के नाम से जाना जाता है, तो यूरेनियम शहर के नाम से जाना जाता है कनाडा को। कनाडा जो है इसको यूरेनियम शहर के नाम से जाना जाता है, यूरेनियम सिटी के नाम से। और यदि हम लोग बात करते हैं यूरेनियम किस काम आता है, तो ये आता है परमाणु जो है बम बनाने का काम है। परमाणु बम या परमाणु नाभिकीय संलयन जो आपकी जो भी करना आता रहता है, परमाणु संबंधित जो भी आपको काम करने रहते हैं उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम में भी कौन सा यूरेनियम, जैसे परमाणु बम आपको बनाना है तो इसमें लगेगा आपका यूरेनियम 235, ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम 238 और बात करते हैं तो प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम 239, ये आपके जो है अवयव प्रयोग होते हैं बम बनाने में। कौन से बम, नाभिकीय बम, या आपको कह सकते हैं कौन से, ठीक है। और यदि हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, यूरेनियम का यदि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, ये सबसे नंबर 1 कौन सा है यूरेनियम को उत्पादन करने के मामले, तो है कजाकिस्तान, ठीक है। आपको ये कन्फ्यूज़ ना हो कि यूरेनियम सिटी तो कनाडा हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, कजाकिस्तान। तो ये आप भ्रम में ना रहें, यूरेनियम सिटी है कनाडा और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, 20 का सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश ताजे पानी में बर्फ के आवरण में और हिमनद मौजूद हैं। शेष ताजे पानी में से सबसे बड़ा अनुपात है, तो आपको ये बताना है कि जो ताज़ा पानी हमारा है इसका में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन है, जो सबसे ज़्यादा इसका अनुपात कहाँ है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, 20 का सही आंसर होगा। 20 का अंदर इसका सही आंसर इसलिए होगा कि जो मीठा पानी हमारा ये झीलों और नदियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ग्लेशियर के बाद अगर सबसे ज़्यादा पानी मौजूद है ताज़ा पानी, तो वो है हमारा झीलें और नदियों में पाया जाता है। तो 20 का सही आंसर है, ठीक है। सॉरी, इसका सही आंसर हमारा होगा सी, भूजल के रूप में मौजूद है, ठीक है। भूजल से ही क्या होता है आपका, देखिए पानी ऊपर आता है, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, इसका सही आंसर बी होगा, बी नहीं होगा, इसका माफी, सी आंसर, सी इसका सही आंसर होगा। देखते बात करते हैं, देखिए पूरे जल ग्लोबल की बात की जाए तो वाटर की, तो देखिए सबसे ज़्यादा पानी आपको नो डाउट समुद्र में ही है, 96.5%। इसके बाद अलग जो सलाइन वाटर है वो है 0.9%, और जो फ्रेश वाटर हमारा है वो 2.5% है। और इसी 2.5% का जो है कितना ग्लेशियर और आइस का कितना होगा, 68.7% ग्लेशियर और आइस का है। और जो ग्राउंड वाटर है वो 30.19% है। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ग्राउंड वाटर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ग्राउंड वाटर में सरफेस जो अदर फ्रेश वाटर है तो 1.2% है। और तो इसका भी देखिए 1.22% है। इसका जो यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो आइस हमारी है, ठीक है, जो ग्राउंड आइस परमानेंट फॉरेस्ट है उसमें 69% इसका है, और लेक का है 20%। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। आंतरिक जल निकासी द्वारा चिन्हित क्षेत्र हैं। तो आंतरिक जल निकासी देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा, डी, सॉरी सी इसका सही आंसर होगा डेजर्ट, डी फॉर डेजर्ट, रेगिस्तान इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं ये रेगिस्तान में ही ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। जैसे नदियाँ पानी ला रही हैं, नदियाँ बह रही है और बीच में रेगिस्तान आ गया, ये जो नदी आ रही है बीच में आ गया रेगिस्तान, तो क्या होगा, नदी है विलुप्त हो जाएगी, नदी यहाँ पे विलुप्त हो गई, नदियों ने अपना पानी यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी इसका सही आंसर। अब भारत में इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत में, क्योंकि जो नूली नदी है, ठीक है, ये जब रेगिस्तान जो राजस्थान में प्रवेश करती है तो ये गायब हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे ये करके गायब हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। IR20 निम्न में से उच्च उपज के लिए
उच्च उपज देने वाली किस्म है। किसकी उपज देने वाली किस्म है? तो ये है किसकी? राइस की, चावल की जो है ये उपज, चावल की एक किस्म है, ठीक है, चावल का एक बीज है। और इसके अलावा बात करते हैं II-20 के अलावा कौन कौन सी किस्में हैं, तो आपके जैसे अमन, साली, अफगानी, बोरो, ये आपकी प्रमुख है। और देखिए गेहूं के भी कभी कभी पूछ देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन अचानक से आते हैं और उनको पूछ देते हैं कि ये जो वैरायटी है ये किसकी वैरायटी है। तो ये राइस की कौन सी है आपकी? मुख्य रूप से कल्याण, सोना, हीरा और सोनालिका, इनमें से ही पूछ दिए जाएंगे कि इनमें से आपको बतानी है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सी प्रजाति गेहूं की है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, जल चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपको चुनाव करना है। तो देखते हैं, पौधों द्वारा वास्तुसृजन क्लाउड निर्माण के लिए योगदान नहीं देता, तो जी हाँ देता है, तो इसका से तो ये गलत होगा। आगे देखते हैं, बादल बनने के लिए केवल सतही जल, नदियाँ और महासागर का बाष्पीकरण जिम्मेदार है, तो ये भी नहीं है। इसके अलावा अन्य अदर फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, आपकी जलवायु, ये सब आपको डिपेंड करती है। आगे देखते हैं, भूमि जल तालिकाओं के रखरखाव में वर्षा का योगदान नहीं है। देखिए यदि वर्षा नहीं होगी तो जो भूमिगत जल है वहाँ पे नीचे पानी पहुँचेगा नहीं, तो ये भी जो है सरासर गलत है। चलिए आगे देखते हैं, भूमिगत जल भी सतही जल से जुड़ा हो सकता है, तो ये डी इसका सही आंसर है, डी, ठीक है, 20 का डी इसका सही आंसर है, डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। सबसे लंबी नदी की ये कौन सी है? वोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, और ये सेंट्रल रशिया से जो है से साउथर्न रशिया, ठीक है, सेंट्रल रशिया से साउथर्न रशिया की ओर चलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है, ठीक है, कैस्पियन सागर में गिर जाती है वोल्गा। और कहाँ से कहाँ तक चलती है? सेंट्रल रशिया से साउथर्न रशिया की तरफ चलती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी इसका सही आंसर होगा। देखिए सबसे नदी कौन सी है यूरोप की? तो सबसे लंबी नदी है वोल्गा, जिसकी लंबाई है 3531 किलोमीटर, और ये रसिया और कजाकिस्तान में बहती है। इसके बाद डैन्यूब आती है, जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, इन सब में बहती है। यूराल, देखिए आपको याद क्रम से आप याद कर लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, याद रखने। चलिए आगे क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन नदी बनाती है? तो बनाती है गंगा नदी। सी इसका सही आंसर है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा नदी। और उस डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा इसका नाम है, सुंदरबन, विश्व का सबसे लंबा डेल्टा। गंगा नदी के अलावा इसमें एक नदी का और योगदान रहता है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदियों का जब संगम होता है और इन्हीं के निर्माण जब ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तब यह है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। देखिए जी ये है आपका सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे आपका सुंदरबन डेल्टा है, ये आपका सुंदरबन डेल्टा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी 2 बार जो है मकर रेखा को काटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सा सही आंसर होगा? 20 का सही आंसर होगा, लिम्पोपो। इसके अलावा यदि बात करते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा की बात हो, कर्क रेखा को कौन काटता है 2 बार? तो 2 रेखा को काटता है, भारत में नदी है माही, भारत की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो वह कांगो। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं और काफ़ी बार आए हैं, एक बार नहीं काफ़ी बार आए हैं, कि आपको बताना है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को जो 0 डिग्री हमारी है उसको रेखा 2 बार कौन नदी काटती है, ठीक है। देखिए मैप से समझते हैं। तो जो पहले बात करते हैं कांगो रिवर की, जो इक्वेटर पे, ठीक है, 0 डिग्री पे कांगो रिवर। देखिए आप नदी देखें, ठीक है, ये जो नदी है रेड कलर में ये नदी है और ये 2 बार काटती है। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, मकर रेखा की, तो ये नदी है ये 2 बार काटती है, ठीक है, ये नदी 2 बार काटती है। और यदि हम लोग बात करते हैं माही नदी की, ठीक है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये नदी हमारी नदी माही नदी है, ठीक है, माही नदी। ये राजस्थान से बहकर पहले ये मध्य प्रदेश से बहती है, इसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के बाद ये गुजरात में आती है और फिर आप
ये बे ऑफ खंबात में गिर जाती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखा, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये वाली, ये आपकी माही नदी है, तो आप इसे समझें। ठीक है, कहाँ से देखिए बनी, जो आपका निर्माण हुआ वो मध्य प्रदेश में निर्माण हुआ, इसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश किया, तब कर रेखा को एक बार काटा, फिर वापस आई तब करके रेखा को एक बार काटा और वापस फिर ये खंबाती खाड़ी में गिर गई। आगे देखें क्वेश्चन, विश्व की 25% भूमि को कवर करने के लिए सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो सही आंसर हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ए इसका सही आंसर है। ट्रॉपिकल रेन देखिए भूमि कवर करने के लिए, तो हाँ इसका सही आंसर होगा हमारा साइबेरिया का टैगा वन, 20 का सही आंसर है साइबेरिया का टैगा वन इसका जो होगा। देखिए जो टैगा वन कहाँ होते हैं, ये ऊपर होते हैं। ठीक है, ये आपके टैगा वन है, टैगा। चलिए क्वेश्चन, एन्यूलर पैटर्न में नदी किस दिशा में बहती है? तो ये लाइक ए रिंग दिशा में बहती है। देखिए दिशा में, देखिए ऐसी बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखें क्वेश्चन, नदी घाटी को चौड़ा करने के लिए पीछे कारण है, नदी घाटी को चौड़ी होती आती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है सॉइल इरोजन होना। 20 का सही आंसर, सॉइल इरोजन होना नदी घाटी के चौड़ी होने का एक प्रमुख कारण है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि आपको इसका सेट 2 चाहिए तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग इसका सेट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।